Good morning, class 11. So today we will continue our lesson 3, discovering Tut the saga continue. So हमने अभी तक पढ़ा कि जो टुट जिसकी काफ़ी टीन एज में ही डेथ हो गई थी और उसकी फैमिली के लिए ये काफ़ी बड़ा एक कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा एक नुकसान था उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली का लास्ट अपने वंश का एक लास्ट उत्तराधिकारी था। और उसकी जब डेड बॉडी को उसकी कॉफिन से निकाला गया तो लोग बागों ने काफ़ी सारे अनुमान लगाए। सबसे ज़्यादा अनुमान इस बात का था कि उसकी जो अनटाइमली डेथ है उसके पीछे जो रीज़न है वो है उसका मर्डर। और जो हार्वर्ड कार्टर था उसने उसकी मम्मी को खोजा था 1922 में, और उसने जब खोजा तो लोगों को ये लगा कि जब बहुत आंधी तूफान सा आया, आकाश में काले बादल आ छा गए, तो लोगों को लगा कि जब इसकी डेड बॉडी के साथ जो छेड़खानी की गई है कहीं उनको ऐसा नहीं हो कि कोई श्राप या कोई दुख झेलना पड़े। और उसके बाद जब उसकी डेड बॉडी को जब उसमें से निकाला गया उसकी कॉफिन में से, तो उसमें देखा कि वो जब दफनाया गया था उसकी डेड बॉडी को उसकी कॉफिन के साथ, तो जो सबसे जो चीज़ देखने लायक थी वो था उसको गोल्ड कॉफिन, साथ ही साथ उसके साथ गोल्ड की कलाकृतियाँ और उसकी जो ज़िंदगी के साथ जो चीज़ें चाहिए जैसे कि बोर्ड गेम्स और जो बाकी की चीज़ें थी, वाइन, फूड, वो सब भी उसके साथ रखी गई थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि और आगे क्या क्या उसके साथ हुआ। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. तो जो ज़ाही हवास जो कि इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ये बताया 1920 में कि जो कार्टर था यानी कि जो हार्वर्ड कार्टर था उसने उस बॉडी के साथ जो किया उसकी वजह से जो बॉडी थी वो काफ़ी उसकी जो मम्मी थी टुट की वो काफ़ी बुरी स्थिति में थी। ही वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फिटल सर्चिंग, जिसने 1922 में टुट की उसकी कब्र को कई सालों की मेहनत के बाद, फ्यूटल मीन्स कई सालों की बेकार सी मेहनत के बाद उसे 1922 में उसको खोजा था। इट्स कंटेंट्स तो हेस्टली रेंसेड इन एंटिक्विटी, भले ही उसकी जो कंटेंट से जो बॉडी के जो चीज़ें थी वो काफ़ी सारा वो प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ के, रेंसेड मीन्स तोड़ मरोड़ के, एंटिक्विटी मीन्स प्राचीन काल में बहुत जल्दीबाजी में उनको इकट्ठा किया गया था। वर्ड सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन बात जो थी आश्चर्यजनक ये थी कि फिर भी वो चीज़ें पूरी थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, और ये जो चीज़ें थी जो अभी तक चीज़ें पाई गई हैं बॉडीज़ के साथ, डेड बॉडीज़ के साथ, ये सबसे ज़्यादा अमीर और कह सकते हैं शाही कलेक्शन था। एंड ए बिकम पार्ट ऑफ द फेराउस रीजन, और एक फेराउस का का एक हिस्सा बन गया। मीन्स की डेड बॉडी के साथ चीज़ों को रखने का जो सिलसिला था वो इसकी बॉडी के बाद शुरू हो गया। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीट टू गारंटी रिजरेक्शन, जो चकाचौंध कर देने वाली जो चमक थी उस सोने की बनी हुई कलाकृतियों की, आर्टिफैक्ट्स मीन्स उन कलाकृतियों की, देयर इटर्नल ब्रिलियंट, उनकी जो हमेशा की जो एक लॉन्ग लास्टिंग जो उनकी चमक थी, मीन टू गारंटी रिजरेक्शन, जिसका मतलब था कि उस बात की पूरी तरह से गारंटी थी कि उसका पुनर्जन्म होगा। मीन्स उसको इस बात की जो गोल्ड जब डेड बॉडीज़ के साथ दफनाया जाता था उसका मतलब ये होता था कि इस बात की पूरी गारंटी है कि जिस व्यक्ति को दफनाया जा रहा है उसका पुनर्जीवन होगा। कॉज ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, इस बात से पूरी तरह सनसनी फैल गई जब उसकी कब्र की खोज हुई। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी उसकी जो कब्र है अभी भी सबसे ज़्यादा अपना ध्यान आकर्षित, दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, लेकिन केवल यही नहीं, मतलब गोल्ड ही नहीं बल्कि जो रोज़मर्रा की चीज़ों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहिए ज़िंदगी के बाद भी, जैसे कि बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, या ये सब चीज़ें भी उसकी डेड बॉडी के साथ दफनाई गई। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेराउस funerary treasures, Carter began investigating his 3
नेस्टेड कॉफिन्स। कई महीनों की लगातार बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक रिकॉर्डिंग के बाद द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर यानी कि जो उनके जो उनका ख़जाना था, जो उसकी डेथ के साथ दफनाया गया था, उनकी बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक रिकॉर्डिंग करने के बाद, उनके दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ने के बाद कार्टर बिगिन इन्वेस्टिंग इज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। कार्टर ने उसकी जो 3 कॉफिन्स का जो ग्रुप था उसने उसकी खोज करनी शुरू की। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए शाउट एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो। जब उसने पहला कॉफिन खोला तो उसे देखा एक शाउट मीन्स एक कफन है जो एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, जो विलो की माला से सजा हुआ है, डेकोरेटेड है, एंड ऑलिव लीव्स उस पर, उसके साथ साथ वहाँ पर उस पर ऑलिव लीव्स हैं, बॉइल्ड सिलेरी है, लोटस की पंखुड़ियाँ हैं एंड कॉर्नफ्लावर्स हैं। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बुरियल इन मार्च और अप्रैल। और इससे थोड़ा सा अनुमान ये लगाया जा सकता है, फेडेड एविडेंस मीन्स साफ तो नहीं, बट हाँ एक धुंधला सा अनुमान ये लगाया जा सकता है कि उसको जब दफनाया गया था तो वो समय मार्च या अप्रैल का होगा। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. जब वो फाइनली यानी कि लास्ट में जब वो मम्मी तक पहुंच चुका था, though he ran into trouble, वो थोड़ा परेशानी में पड़ गया। The ritual results had hardened the cementing to the bottom of his solid gold coffin. जो परेशानी थी वो ये थी कि जो रेजिन यानी कि जो चिपकाने के लिए, उसकी डेड बॉडी को चिपकाने के लिए जो मटेरियल लगाया गया था वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और जिसकी वजह से जो टूट था उसकी जो डेड बॉडी थी वो उसके गोल्ड कॉफिन के साथ चिपक गई थी और बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी ताकत उसको हिला नहीं सकती थी। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, कार्टर ने बाद में लिखा कि क्या किया जा सकता था। द सन कैन हीट डाउन लाइक हैमर दिस फाउल साउथ इन इजिप्ट, जो धूप थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और जिस तरह से कि हथौड़ा मार करता है उसी तरीके से उस धूप की मार थी जो इजिप्ट में उस समय चमक रही थी। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने उस धूप का इस्तेमाल उस चिपकाने वाली चीज़ को ढीला करने के लिए, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए काम में लिया। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, जब वो फाइनली यानी कि लास्ट में जब वो मम्मी तक पहुंच चुका था, though he ran into trouble, वो थोड़ा परेशानी में पड़ गया। The ritual results had hardened the cementing to the bottom of his solid gold coffin। जो परेशानी थी वो ये थी कि जो रेजिन यानी कि जो चिपकाने के लिए, उसकी डेड बॉडी को चिपकाने के लिए जो मटेरियल लगाया गया था वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और जिसकी वजह से जो टूट था उसकी जो डेड बॉडी थी वो उसके गोल्ड कॉफिन के साथ चिपक गई थी और बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी ताकत उसको हिला नहीं सकती थी। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, कार्टर ने बाद में लिखा कि क्या किया जा सकता था। द सन कैन हीट डाउन लाइक हैमर दिस फाउल साउथ इन इजिप्ट, जो धूप थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और जिस तरह से कि हथौड़ा मार करता है उसी तरीके से उस धूप की मार थी जो इजिप्ट में उस समय चमक रही थी। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने उस धूप का इस्तेमाल उस चिपकाने वाली चीज़ को ढीला करने के लिए, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए काम में लिया। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। कई घंटों तक उसने मम्मी को बाहर ब्लेजिंग सनशाइन यानी कि चमकती हुई धूप थी उसमें रख दिया, दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जिसकी वजह से जो मम्मी थी वो 149 डिग्री की जो हीट थी उसमें गर्म हो चुकी थी। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी तेज़ धूप उस समय रही होगी। नथिंग बस्ट, लेकिन कुछ भी बस्ट मतलब हल्का सा भी मूवमेंट होना, मीन्स उसकी जो बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ क्योंकि वो बॉडी पूरी तरीके से जो चिपकी हुई थी उस कॉफिन के साथ
वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाई। ही reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। और उसने एक साइंटिफिक डिटैचमेंट यानी कि एक वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किया दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल कि जो मटेरियल जो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका था हैड टू बी चीजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक कि उसको तराशा गया फ्रॉम बीनीथ द लिम्स उसके अंगों के नीचे से एंड ट्रंक यानी और उसके धड़ के ऊपर से बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेज क्योंकि इसके पहले मतलब इन चीज़ों को करने के बाद ही ये संभव था कि जो किंग की डेड बॉडी है उसको उठाया जा सके। मीन्स उसके जो बाकी के बचे हुए हिस्से थे उसकी बॉडी के उनको उठाना तभी संभव था जब कि उसको अंगों के जो उसके जो बॉडी जो ट्रंक के नीचे का हिस्सा था और जो ट्रंक के ऊपर का हिस्सा था यानी कि धड़ के नीचे का हिस्सा और धड़ के ऊपर का हिस्सा दोनों को मतलब काटा जाए, छीला जाए। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपने सुरक्षा में कार्टर के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। इफ़ ही हैडंट कटेड द मम्मी फ्री थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। क्योंकि उसकी डिफेंस में अगर कार्टर ऐसा नहीं करता तो अगर वो मम्मी को काट कर फ्री नहीं करता मीन्स अगर उसको उसके कॉफिन से अलग नहीं करता थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स। तो इसमें कोई शक नहीं था कि जो चोर थे वो गार्ड्स को धोखा देकर सर्कमवेंटेड मीन्स धोखा देकर एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड और उसको धीरे से सरकार कर उस मतलब उसकी जो डेड बॉडी है जो मम्मी है उसको धीरे से सरकार कर उसका सारा गोल्ड ले सकते थे। इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। टुट के टाइम में जो शाही लोग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। और ये मानते थे और वो उम्मीद करते थे कि अपनी डेथ के बाद वो लोग अपनी दौलत अपने साथ लेकर जाएंगे। दे मीन्स जो मिस्र के राजा थे ये मानते थे कि डेथ के बाद उनकी रिचेस उनके साथ जाएंगी। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टुट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स प्रेशियस कॉलर्स इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड मीन्स उस पार यानी कि जो उसकी जो डेथ के बाद की जो जर्नी थी किंग टुट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स तो जो राजा था टुट उसको चमकती हुई चीज़ों से चमकती हुई जो आलिशान चीज़ें थी उनसे सजाया गया। प्रेशियस कॉलर्स जो कॉलर्स थी वो काफ़ी कीमती थी। इनलेट नेकलेसेस जो नेकलेसेस थे वो भी काफ़ी कॉस्टली थे। ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थी, एम्यूलेट्स यानी कि जो ताबीज़ थे, सेरेमोनियल एप्रन और जो समय पे जो एप्रन पहनाया जाता है वो सब कुछ, सैंडल्स, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स उसकी फिंगर्स के लिए अंगूठियाँ, ये सब कुछ एंड टोज यानी कि जो उसके अंगूठों में और उंगलियों में जो पहनाने के लिए जो अंगूठियाँ थी जो सब कुछ चीज़ें उसके द्वारा उनको सजाया गया था। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क और अब बारी थी उसके अंदर के कॉफिन और उसके मास्क की। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड सब चीज़ें किसकी थी? पूरी तरीके से शुद्ध सोने की।